हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारे इस जावा की सीरीज में। और आज हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा था तो वो जरूर देखना, उससे आपको ज्यादा चीजें बेटर समझ आएंगी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम थ्रेड का जब कोड लिखते हैं तो क्या क्या हमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, रेस कंडीशंस क्या होती हैं, विजिबिलिटी या ऑर्डरिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम क्या होती है। आज हम उन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखेंगे जो कि एक सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, पर सिंक्रोनाइज या फिर मॉनिटर लॉक्स इनमें से एक सोल्यूशन है। तो आपको बहुत मजा आएगा इसको सीखने में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में ना क्रिटिकल सेक्शन के बारे में समझा था। क्रिटिकल सेक्शन, राइट। हमने क्या कहा था कि एक ऐसा पार्ट ऑफ कोड, ठीक है, जहां पे मैं चाहता हूं एक बार में एक ही थ्रेड एंटर करे, उसको मैं क्रिटिकल सेक्शन बोलता हूं, है ना। और क्रिटिकल सेक्शन में मेरे पास जो भी रिसोर्स होती है उसको बारे में शेयर्ड रिसोर्स बोलता हूं। और लास्ट क्लास में हमने काउंटर का एग्जांपल देखा था, राइट। तो हमने कहा था लेट से हमारे पास एक क्लास बनी हुई है जिसका नाम है काउंटर, ठीक है, और उसमें लेट से एक ही मेथड है इंक्रीमेंट। तो मैं लिख देता हूँ लेट से वॉइड इंक्रीमेंट। और वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता, एक काउंट का वेरिएबल होता है काउंट, उसको बस प्लस प्लस कर देता है, ठीक है। और इनिशियली काउंट का वेरिएबल लेट से बाहर डिक्लेयर है इंट काउंट विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने कहा था ये जो इंक्रीमेंट मेथड है ना, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। और काउंट प्लस प्लस हमारी शेयर्ड रिसोर्स हो गया, है ना। और इसमें मैं क्या एक्सपेक्ट करता था कि एक बार में एक ही थ्रेड एंटर करे और काउंट को इंक्रीज करे, राइट। पर प्रॉब्लम क्या होती थी, हमने अपने कोड में भी देखा था कि अगर मैं मल्टीपल थ्रेड्स को इसके अंदर आने दूंगा तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी रेस कंडीशन की, रेस कंडीशन। और वो प्रॉब्लम क्यों आती है, वो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जो काउंट प्लस प्लस है ना, नॉन एटॉमिक ऑपरेशन है, ठीक है। और कोई भी नॉन एटॉमिक ऑपरेशन में रेस कंडीशन आना स्वाभाविक है, कभी कभार तो आ ही जाएगी, है ना। तो हमने इसको कोड में भी देखा था। अब मैं कहता हूं इसका सोल्यूशन है हमारे पास। व्हाट इफ हम एक सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाएं, तो एक बार ना कोड में चल के देखते हैं कि इसको हम कैसे लगाते हैं और लगाने से क्या फायदा मिलता है, और फिर इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे मैंने demo.java एक फाइल ले रखी है जिसके अंदर मेरा वही कोड लिखा है जो हमने कल भी यूज किया था, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले हमको दिखा देता हूँ। मैंने क्लास बना रखी है काउंटर, जिसके अंदर पब्लिक इंट काउंट इक्वल टू 0 एक वेरिएबल डिक्लेयर है, और वॉइड इंक्रीमेंट मेथड है जो काउंट को प्लस प्लस करता है, ठीक है। और देखो मैंने मेन कोड में क्या किया, मैंने इस काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाया C1 इक्वल टू न्यू काउंटर, और दो थ्रेड्स रन करी थी, राइट, थ्रेड 1 और थ्रेड 2। और दोनों क्या करती हैं, 10,000 टाइम्स हमारे इस काउंट के वेरिएबल को, इस C1 डॉट इंक्रीमेंट को कॉल करती हैं। और एक बार जब मैंने दोनों थ्रेड्स बना दी, मैंने उसके बाद दोनों थ्रेड्स को स्टार्ट किया, T1 डॉट स्टार्ट T2 डॉट स्टार्ट, दोनों थ्रेड को ज्वाइन होने दिया, और उसके बाद मैंने लिख दिया जो भी हमारा काउंट आएगा, ठीक है। और मैंने कहा था ड्यू टू रेस कंडीशन हमारा काउंट एक्सपेक्टेड है कि 10,000 प्लस 10,000 20,000 आना चाहिए, पर ये इससे कम आता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको दोबारा रैंडमली चला के दिखाऊं तो इस बार मेरा काउंट आया देखो 12,016, ठीक है। तो मेरा 20,000 आने वाला था, पर 18,000 कम आया ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि उस 18,000 काउंट्स में हो सकता है मेरे पास रेस कंडीशंस हुई हो, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे ना वॉइड से पहले, अपने रिटर्न टाइप से पहले एक कीवर्ड लिख दूं सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो मेरा मेथड हो गया सिंक्रोनाइज्ड वॉइड इंक्रीमेंट, ठीक है। अब देखो अगर अब मैं इस कोड को अपने रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, मेरा आउटपुट आया 20,000 जो मुझे एक्सपेक्टेड था। अब मैं अपने कोड को चाहे कितनी बार भी रन कर लूं, मेरा आउटपुट हमेशा 20,000 आएगा, उससे ना तो कम आएगा और ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सिंक्रोनाइज्ड ना मेरा इस सेक्शन को, जो मेरा क्रिटिकल सेक्शन है, उसको लॉक कर देता है और कहता है कि इसके अंदर ना एक बार में एक ही थ्रेड एंटर कर सकती है, राइट। तो अगर T1 T2 में से इसमें T1 एंटर कर गई तो T1 इसको प्लस प्लस करेगी, वो बाहर आ जाएगी, और जैसी वो थ्रेड बाहर आएगी वो इस लॉक को रिलीज कर देगी। अभी हम जाके देखेंगे इसको आईपैड पे कैसे। और जैसी वो लॉक को रिलीज कर देगी तो दूसरी थ्रेड इसके अंदर आ सकती है, यानी कि काउंट प्लस प्लस ऑपरेशन को एक बार में एक ही थ्रेड चला रही है ना। तो जो मैंने आपको कहा था ना, काउंट प्लस प्लस इंटरनली 3 ऑपरेशन से मिलकर बना है, 3 ऑपरेशन से मिलकर बना है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे काउंट प्लस प्लस खुद से नॉन एटॉमिक हो, पर क्योंकि इस इंक्रीमेंट के अंदर एक बार में एक ही थ्रेड घुस रही है, तो उन तीनों ऑपरेशंस को एक थ्रेड एक बार में पूरा करेगी। ऐसा नहीं होता कि उसको बीच में आधा छोड़ के चली जाएगी और दूसरी थ्रेड एंटर कर जाए, ठीक है। तो एक बार फटाफट देखते हैं ऐसा होता कैसे है। तो देखो ये हमारा कोड था, ठीक है, हमारे काउंटर का। और मैंने कहा था कि हमारा जो ये वाला मेथड है, अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो यही मेरा मेथड था, काउंट प्लस प्लस है ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो मैंने क्या किया, अपने रिटर्न टाइप से पहले यहाँ पे कीवर्ड लगा दिया सिंक्रोनाइज्ड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये मेरा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड क्या करता है, मैंने कहा था ये लॉक करता है। तो ये कैसे करता है देखते हैं। आप इमेजिन करो हमारे पास दो थ्रेड थी, T1 थ्रेड और T2 थ्रेड, दोनों इस मेथड के अंदर एंटर करना चाहती थी। अब इसमें ना एक बार में एक ही थ्रेड एंटर कर पाएगी, चाहे हमारी दोनों थ्रेड कंकरेंटली चल रही हो चाहे पैरेलली चल रही हो। अब मान लो इसके अंदर T1 थ्रेड एंटर करती है, तो जैसे ही T1 थ्रेड एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर या सिंक्रोनाइज्ड मेथड के अंदर एंटर करती है ना, वो करती है लॉक को एक्वायर, ठीक है। तो T1 एक्वायर लॉक,
ठीक है। अब जैसे ही T1 ने लॉक एक्वायर कर लिया, अब मेरी कोई और थ्रेड जैसे कि T2 इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर T2 इस लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करेगी तो इफ T2 ट्राइज टू एक्वायर लॉक, वो चली जाएगी ब्लॉक स्टेट में, ब्लॉक स्टेट। ठीक है, हमने थ्रेड के अब मल्टीपल स्टेट्स देखे थे, है ना, कि कौन कौन से थ्रेड्स की स्टेट्स हो सकते हैं। उसमें से एक थ्रेड था ब्लॉक स्टेट, कि अगर कोई थ्रेड लॉक एक्वायर करने की कोशिश करे जो ऑलरेडी किसी और थ्रेड ने एक्वायर किया हुआ है, तो हमारी T2 चली जाती है ब्लॉक स्टेट में। तो T2 अब ब्लॉक स्टेट में पड़ी है और वो तब तक ब्लॉक पे रहेगी जब तक T1 अपना काम पूरा नहीं कर लेती। और T1 का काम क्या है, जब तक बेसिकली वो इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक से बाहर नहीं निकल जाती। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि T1 जो है विल परफॉर्म टास्क, जो भी बेसिकली उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर टास्क परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे काउंट प्लस प्लस, तो वो ये परफॉर्म करेगी। अब इसको करने के लिए ना वो कितना मर्जी लंबा टाइम ले सकती है, राइट। अब मैंने कहा था ना काउंट प्लस प्लस अंदर से क्या होता है, 3 ऑपरेशन में डिवाइड होता है कि हम पहले रीड करते हैं काउंट की वैल्यू, है ना, उसको इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1, ठीक है, इंक्रीमेंट बाय 1, और फिर थर्ड में क्या करते हैं, अपडेट करते हैं हमारी मेमोरी के अंदर। ये 3 ऑपरेशंस करते हैं। अब इन 3 ऑपरेशंस के बीच में लेट्स से T1 ने पहले रीड काउंट किया, उसके बाद इंक्रीमेंट भी कर दिया, कहीं पे भी वो उसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया, तो ये लेट्स से यहाँ से वो बाहर चली गई, तो बेसिकली ये हमारा CPU था, ये हमारा CPU था, T1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा था और CPU ने कहा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी है, T1 को वापस से बाहर भेज दिया। कहाँ भेज दिया, वेटिंग एरिया में। तो क्या अब T2 एंटर कर जाएगी, आंसर है नहीं। T2 इस सेक्शन में तब तक एंटर नहीं कर पाएगी जब तक T1 इससे बाहर ना आ जाए। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने का मतलब ये नहीं है कि कोई और थ्रेड अब इसके अंदर एंटर कर जाएगी, क्योंकि लॉक T1 ने लिया हुआ है इस पूरे का। तो अब ऐसा मान लो ये एक सिंपल सा एक घर है जिसको T1 ने लॉक कर दिया। अब T1 लॉक करके चाहे बाहर भी चला जाए, कोई और थ्रेड एंटर नहीं कर सकती जब तक T1 का काम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, तब तक कोई और थ्रेड चल रही होगी क्योंकि T2 तो वेट करती रहेगी। T2 तो हमारी ब्लॉकिंग स्टेट में पड़ी है ना। अब जब T1 की बारी दोबारा आएगी तो वो दोबारा कंटिन्यू करेगी अपने रिमेनिंग ऑपरेशंस को। तो लेट्स से अपडेट मेमोरी रह गया था, उसने वो भी काम कर दिया, और फाइनली जब ये टास्क भी हो जाएगा वो बाहर आ जाएगी हमारे क्रिटिकल सेक्शन से। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि जैसे ही एज सून एज T1 एग्जिट्स करेगी हमारे क्रिटिकल सेक्शन से, T2 कैन एंटर। अब दूसरी थ्रेड जो कि T2 थी, जो वेट कर रही थी, जो कि ब्लॉकिंग स्टेट में पड़ी थी, अब वो इसमें एंटर कर पाएगी। ठीक है, तो जैसे ही T1 ने एग्जिट मारी, T2 ब्लॉक से वापस से आ गई हमारी रनेबल स्टेट में, राइट, हमने डिस्कस किया था इसको। और उसके बाद जब भी उसको CPU टाइप मिलेगा वो आ जाएगी हमारी रनिंग स्टेट में। और T2 भी जब इसके अंदर एंटर करेगी तो वो खुद का एक लॉक एक्वायर करेगी, ताकि कल को अगर कोई और थ्रेड लेट्स से T3 यहाँ वेट कर रही हो तो वो रुकी रह जाए जब तक T2 अपना काम पूरा ना कर ले। ठीक है, तो इसीलिए हम कीवर्ड को ना सिंक्रोनाइज बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑपरेशंस है ना थ्रेड का, जो एसिंक्रोनस होता है, उसको वो सिंक्रोनाइज कर देती है, सिंक में ला देती है, राइट। तो अगर T1 काम कर रही है तो T1 पूरा करेगी, उसके बाद T2 करना शुरू कर रही है तो T2 अपना पूरा काम करेगी, उसके बाद लेट्स से T3 कर रही है तो T3 पूरा करेगी। तो कोई भी थ्रेड जो इस सिंक्रोनाइज के अंदर अपना काम शुरू करती है वो उस काम को पूरा करेगी, चाहे बीच में कितनी बार भी वो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए, है ना, कितनी बार भी हम उसको स्लीप करवा दें, अभी हम ये भी देखेंगे, राइट। बेसिकली वो कितना भी स्लो करे पर अपना काम पूरा करेगी दूसरी थ्रेड के इंटरफेरेंस के बिना। अब ये दिखाने के लिए ना कि कोई थ्रेड कितना मर्जी टाइम लगाए, ठीक है, जब तक वो उस पूरे क्रिटिकल सेक्शन को खत्म नहीं कर लेगी दूसरी थ्रेड उसमें एंटर नहीं कर पाएगी। मैं काम करता हूँ, लेट्स से मैं एक थ्रेड बनाता हूँ T1, ठीक है, इक्वल टू न्यू थ्रेड, ओके, और लेट्स से मैं एक और थ्रेड बनाता हूँ T2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, ठीक है। तो मैंने 2 थ्रेड बना ली, T1 T2, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ लेट्स से टेस्ट, और दोनों इस टेस्ट क्लास के अंदर आएंगे। इसमें एक मेथड होगा लेट्स से void show, ठीक है, और ये क्या करता होगा, लेट्स से कुछ प्रिंट करता होगा, लेट्स से इनसाइड शो, और उसके बाद हम क्या करते होंगे, लेट्स से मैं स्लीप कराता हूँ थ्रेड को 2 सेकंड के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से थ्रेड डॉट स्लीप, कुछ इस तरीके से, और इसको मैं लिख देता हूँ 2000 मिली सेकेंड्स, और यहाँ पे कैच कर लेता हूँ अपने एक्सेप्शन को, तो कैच एक्सेप्शन ई, क्योंकि ये मेरी चेक्ड एक्सेप्शन है। और जब ये स्लीप होके उठेगा तो लेट्स से मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ आउटसाइड या फिर शो फिनिश, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो एक शो मेथड है जो स्टार्ट होता है 1 सेकंड 2 सेकंड का ब्रेक लेता है और फिर फिनिश हो जाता है। और मैं कह रहा हूँ T1 T2 थ्रेड, दोनों थ्रेड इस शो मेथड के अंदर जाना चाहती है। तो लेट्स से इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, मैं बनाऊंगा टेस्ट का ऑब्जेक्ट, टेस्ट लेट्स से TEST बोल लेता हूँ क्योंकि थ्रेड का नाम भी T है, इक्वल टू न्यू टेस्ट, कुछ इस तरीके से। और दोनों थ्रेड क्या करती है, ये भी इस टेस्ट के शो मेथड को कॉल करती है, और लेट्स से हमारी यहाँ पे आएगा डॉट,
और लेट्स से ये हमारी दूसरी थ्रेड भी शो मेथड को कॉल करती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्योंकि दोनों ही शो को कॉल कर रही है और अभी तक मैंने यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं लगाया है, तो क्या होगा, इनमें से कोई एक थ्रेड कॉल कर देगी इनसाइड शो, ठीक है, और जो भी थ्रेड कॉल करेगी वो 2 सेकंड के लिए होल्ड पे चली जाएगी, तो फिर दूसरी थ्रेड भी एंटर हो जाएगी, तो इनसाइड शो 2 बार प्रिंट हो जाएगा शो फिनिश होने से पहले, है ना। यानी कि दोनों थ्रेड हमारी इस शो के अंदर एंटर कर चुकी होंगी, राइट। अब कौन सी थ्रेड एंटर कर रही है, लेट्स उसका मैं नाम भी लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम प्लस और जो भी यहाँ पे आएगा इनसाइड शो, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कौन सी थ्रेड यहाँ पे एंटर कर रही है, और मैं लेट से बाहर निकलते हुए भी उसका नाम प्रिंट करा लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कौन सी थ्रेड एग्जिट कर रही है, ठीक है। तो अब मुझे पता है अगर मैं इसमें कॉल करूंगा ना तो T1 T2 दोनों थ्रेड इसमें एंटर कर ही जाएंगी, है ना। तो एक बार रन करने से पहले इनको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने T1 डॉट स्टार्ट किया और T2 को भी स्टार्ट कर लिया, T2 डॉट स्टार्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब करते हैं इसको एक बार रन। तो देखो थ्रेड 0 इनसाइड, थ्रेड 1 इनसाइड, और दोनों आ गई और दोनों बाहर निकल गई, राइट। दोनों क्यों आ पाई, क्योंकि जो भी पहले एंटर किया होगा, लेट्स से थ्रेड 0 ने पहले एंटर किया होगा, वो स्लीप हो गई थी 2 सेकंड के लिए, तब तक थ्रेड 1 वेट थोड़ी करेगी, वो भी स्लीप हो जाएगी, ठीक है। वो आगे एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी तो वो भी स्लीप हो जाएगी। अब थ्रेड 0 पहले उठेगी सो के, क्योंकि 2 सेकंड उसके पहले स्टार्ट हुए थे, तो वो प्रिंट कर देगी शो फिनिश और वो बाहर आ जाएगी, और थ्रेड 1 भी अपना शो फिनिश कॉल करके बाहर आ जाएगी, राइट। पर अब मैं अगर यहाँ पे लगा दूं सिंक्रोनाइज कीवर्ड, सिंक्रोनाइज्ड, कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा, तो अब इसमें एक बार में एक ही थ्रेड एंटर करेगी। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो थ्रेड 0 इनसाइड शो, थ्रेड 0 शो फिनिश, फिर थ्रेड 1 ने एंटर किया और फिर थ्रेड 1 ने फिनिश किया। तो आप देख रहे हो थ्रेड 0 ने जब एंटर किया था, जब तक उसने फिनिश नहीं कर दिया, थ्रेड 1 इसके अंदर नहीं एंटर कर पाई, राइट। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा सा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के बारे में। अब ये हमारी कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है, तो बेसिकली अगर मैं पूछूं कि हमें क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड सिंक्रोनाइज कीवर्ड, तो मैं समझ आएगा। तो एक तो यही हो गया कि हमारे शेयर्ड रिसोर्स को या शेयर्ड डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं लिख सकता हूं टू प्रोटेक्ट शेयर्ड डेटा, ठीक है। और दूसरा क्या रीजन हो सकता है, अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि किसी भी ऑपरेशन को एटॉमिक बना देता है, टू मेक एनी ऑपरेशन एटॉमिक, एनी ऑपरेशन एटॉमिक, राइट। अगर हम सिंक्रोनाइज लगा देते हैं किसी मेथड के बाद, तो पूरा का पूरा मेथड या तो पूरी थ्रेड एग्जीक्यूट करती है एक बार में, या फिर कितनी बार भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर के एग्जीक्यूट करे, पर जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर लेगी दूसरी थ्रेड एंटर नहीं कर पाएगी। तो एक तरह से वो एटॉमिक नहीं हो गया। इनफैक्ट हमने अपनी लास्ट क्लास में ये भी देखा था, विजिबिलिटी को भी इंश्योर करता है हमारा सिंक्रोनाइज कीवर्ड। तो टू एंश्योर विजिबिलिटी, विजिबिलिटी क्या थी कि अगर एक थ्रेड को चेंज कर दे किसी वेरिएबल में, तो दूसरे थ्रेड को हो सकता है वो रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि वो अपनी कैश से रीड कर रहा हो, है ना। अगर तब भी हम उसके अंदर सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाते हैं तो विजिबिलिटी भी इंश्योर होती है, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ये मेक श्योर करता है कि जब भी आप रीड करो तो आप हमेशा अपनी मेन मेमोरी से यानी अपनी रैम से रीड करो। और चौथा, टू प्रिवेंट ऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग जिसे बोलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऑर्डरिंग भी हो जाती है, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। और अगर आप सिंक्रोनाइज लगा दोगे तब भी रीऑर्डरिंग प्रिजर्व हो जाएगी। यहाँ पे आप वोलेटाइल भी लगा सकते हो, पर आप सिंक्रोनाइज भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे ना बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होती है कि लेट से ये है हमारा पूरा का पूरा कोड, ठीक है, और इसमें से एक छोटा सा ब्लॉक, मान लो ये वाला ब्लॉक मैंने लगा रखा है सिंक्रोनाइज पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज किया होगा। तो अब यहाँ पे ना कुछ लोगों को लगता है कि मेरा पूरा का पूरा ब्लॉक ही सिंक्रोनाइज हो जाएगा। आंसर है बिल्कुल नहीं, आंसर है बिल्कुल नहीं। मेरी सारी थ्रेड चाहे T1 हो, T2 हो, T3 हो, कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स हो, वो बस इस क्रिटिकल सेक्शन में, इस सिंक्रोनाइज्ड सेक्शन में एक बार में एक ही एंटर कर पाएंगी। बाकी एरिया को वो पैरेलल या कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकती है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज सिर्फ ब्लॉक को रोकता है जहां पे हमने वो कीवर्ड लगाया है, उसके अलावा आपकी थ्रेड्स कोई भी पार्ट को एग्जीक्यूट कर सकती है। सिंक्रोनाइज को ना हम जावा में एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कीवर्ड, इसके पीछे का जो बेसिकली कंसेप्ट है उसको हम बोलते हैं मॉनिटर लॉक्स, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज जो लॉक्स को यूज करता है उसको हम बोलते हैं मॉनिटर लॉक्स। इसको हम ऑब्जेक्ट लॉक्स भी बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट लॉक्स, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग सिर्फ सिंक्रोनाइज कीवर्ड समझ लेते हैं और उनको लगता है काम हो गया, पर नहीं, हमें मॉनिटर लॉक्स और ऑब्जेक्ट लॉक्स के बारे में समझना पड़ेगा ताकि हम सिंक्रोनाइज को और बेटर तरीके से समझ पाए, ठीक है। सबसे पहले एक लॉक होता क्या है, ठीक है, नाम से समझ आ रहा होगा, एक परमिशन टोकन की तरह है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक परमिशन टोकन लेता है कि मैं इस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता हूं, और लॉक उसे वो परमिशन दे देता होगा और वो उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाता होगा। पर लॉक उसे परमिशन कब देगा, जब तक उस लॉक को किसी और ने एक्वायर नहीं किया होगा, है ना। तो अगर T1 और T2 दो थ्रेड है और T2 ने इस लॉक को एक्वायर कर लिया, तो T1 इस लॉक को एक्वायर नहीं कर पाएगी, वो ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी, है ना। तो जब तक अपना T2 काम करती रहेगी, T1 ब्लॉक रहेगी।
T2 जैसे अपना काम करके बाहर निकलेगी, T1 अनब्लॉक हो जाएगी, यानी कि वापस अपनी रनेबल स्टेट में आ जाएगी, और जैसे ही उसे CPU टाइम मिलेगा वो भी रन करने लग जाएगी, और रन करने के लिए उसे अगेन एक लॉक लेना पड़ेगा। तो ये है बेसिक लॉकिंग का मैकेनिज्म जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है ना। और जावा में और भी कई तरह के लॉक्स होते हैं, इसको हम एडवांस लॉक्स बोलते हैं, जो कि सिंक्रोनाइज जैसे सिंपल नहीं होते, ठीक है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। पर यहाँ पे ना आइडिया समझते हैं कि एक्चुअली हम लॉक कर किसे रहे हैं। देखो अभी ना ऊपर वाले एग्जाम्पल में जहां हमने काउंट वाले मेथड में सिंक्रोनाइज लगाया था, तो हमने कुछ ऐसे लिखा था, हमने लिखा था सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड और मेथड का नाम, लेट से इंक्रीमेंट उसका नाम था मेथड का, है ना। और वो क्या करता था, वो काउंट को प्लस प्लस करता था, तो अंदर से वो कुछ ऐसे कर रहा होता था, काउंट प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ना ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड देख के थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि कई लोगों को लगेगा कि हम इस मेथड के ऊपर सिंक्रोनाइज लगा रहे हैं, राइट। पर एक्चुअली सिंक्रोनाइज इस मेथड के ऊपर नहीं लगता, किसी क्लास के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी जो क्लास रही होगी, हमने इसके ऊपर लिखा होगा इसकी क्लास का नाम, तो क्लास का नाम था लेट से काउंट, ठीक है। तो ये जो काउंट क्लास है ना, इसके ऑब्जेक्ट पे जो भी आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे उस पे सिंक्रोनाइज लगता है। कैसे, एक बार इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, सबके पास एक इनहेरेंट लॉक होता है, सबके पास, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंटरनल लॉक। हर जावा के ऑब्जेक्ट के पास एक खुद का इंटरनल लॉक होता है, जो कहता है कि कोई भी थ्रेड आकर के मेरे लॉक को एक्वायर कर सकती है, और जो भी वो एग्जीक्यूट करना चाहे कर सकती है। दूसरी थ्रेड अगर उस लॉक को लेने आएगी तो मैं उसे मना कर दूंगा, या फिर उसे मैं ब्लॉक स्टेट में डाल दूंगा, ठीक है। तो जावा में हर ऑब्जेक्ट के पास, जो भी आप खुद से क्रिएट करते हो, ठीक है, या फिर पहले से बने हुए हैं, उन सब के पास एक इनहेरेंट लॉक होता है, इंटरनल लॉक होता है। और इस लॉक को मेंटेन कौन करेगा, ऑब्वियसली आप खुद तो करोगे नहीं, तो इसको मेंटेन करता है हमारा जेवीएम, ठीक है। जेवीएम मेक श्योर करता है कि वो सारे लॉक्स को मेंटेन करे, किसी लॉक्स, कब लॉक को रिलीज करना है, कब लॉक को एक्वायर करना है, वो सारी चीजें। अब क्योंकि लॉक किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, ना कि किसी मेथड को, जैसे हमने ऊपर भी देखा कि ये मेथड लॉक तो हो गया है, लेकिन ये जो लॉक है ये इस मेथड को बिलोंग नहीं करता, ये इस काउंट पे बिलोंग करता है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस क्लास काउंट के अंदर जितने भी मेथड्स बने होंगे, ठीक है, जैसे इंक्रीमेंट 1 एक लेट से दूसरा मेथड होगा इंक्रीमेंट 2, राइट, एक और तीसरा मेथड होगा लेट से इंक्रीमेंट 3, राइट। उन सब पे अगर मैंने सिंक्रोनाइज लगाया होगा, तो मेरी अगर एक थ्रेड T1 इनमें से किसी में भी एंटर कर गई, तो T2 ना तो इसमें एंटर कर पाएगी, ना इसमें, ना इसमें, उन तीनों में से किसी में भी मेथड में भी वो एंटर नहीं कर पाएगी। उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे लॉक ले लिया, काउंट C1 का इसका एक ऑब्जेक्ट होगा, उस पर मैंने एक लॉक एक्वायर कर लिया, और अगर मैंने उस पर लॉक एक्वायर कर लिया, तो जो भी एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, मेरी दूसरी थ्रेड उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, राइट। इसको एक बार मैं आपको कोड में चल के दिखाता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो मैंने डेमो 4.java करके खाली फाइल बना रखी है। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास टेस्ट, ठीक है, और उसके अंदर बनाता हूँ दो मेथड, एक है मेथड M1, ठीक है, और उसमें कुछ नहीं करता, बस M1 प्रिंट कर लेता हूँ, तो M1, और एक मेथड बनाता हूँ मैं M2, कुछ इसी तरीके से M2, अगेन उसमें भी मैं कुछ नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ M2 प्रिंट कर लेता हूँ, और मैं दोनों मेथड को ना सिंक्रोनाइज बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंक्रोनाइज कीवर्ड, और सेम कीवर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड को सिंक्रोनाइज बना दिया। तो अब आप इमेजिन करो मैं दो थ्रेड बनाता हूँ, लेट से थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और लेट से T1 क्या करती है, T1 एग्जीक्यूट करती है हमारे, पहले मेरे को उस टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो लेट से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट का, टेस्ट TEST टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट, ओके। तो अब मेरे पास ये जो टेस्ट का ऑब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ इस टेस्ट के ऑब्जेक्ट पे मैं कॉल करना चाहता हूँ M1 मेथड, ठीक है। तो थ्रेड 1 M1 मेथड को कॉल करती है, ऐसे लेट से मैं एक और थ्रेड बनाता हूँ थ्रेड 2, और जरा मैं मेथड भी चेंज कर देता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ तो थ्रेड 2 करेगी M2 को कॉल, तो टेस्ट डॉट M2, ठीक है, ओके। अब इन दोनों मेथड में ना मैं थोड़ा सा स्लीप भी लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो मैं थ्रेड डॉट कर देता हूँ स्लीप 2 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, और इसको कर देते हैं लेट से कैच एक्सेप्शन ई, ओके। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक स्लीप लगा दिया है, और मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट प्रिंट कर सकता हूँ, लेट से M1 एंटर्ड, और यहाँ पे लिख सकता हूँ M1 एग्जिट, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और सेम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे भी लगाता हूँ स्लीप, और उसके बाद और यहाँ पे लिख देता हूँ M2 एंटर्ड, और लिख देता हूँ M2 एग्जिट, और लिख देता हूँ M2 एग्जिट, M2 एग्जिट, ठीक है,
ओके तो यहाँ पे दो मेथड है M1 M2, M1 एंटर्ड 2 सेकंड का स्लीप, M1 एग्जिट, और सेम M2 एंटर्ड 2 सेकंड का स्लीप, M2 एग्जिट। अब यहाँ पे मेरी T1 थ्रेड एग्जीक्यूट करती है M1 को, T2 एग्जीक्यूट करती है M2 को, और मुझे क्या करना होता है, T1 को भी स्टार्ट करना होता है। T1 को स्टार्ट कर दिया और मैंने T2 को भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरी दोनों थ्रेड स्टार्ट हो गई। अब मैं कह रहा हूँ मेरी T1 थ्रेड अगर M1 में पहले एंटर कर गई तो जब तक वो M1 को पूरा नहीं कर लेगी ना, मेरी T2 M2 के अंदर भी एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है। ऑल्दो दोनों अलग अलग मेथड है। या फिर अगर मेरी T2 पहले M2 में एंटर कर गई तो जब तक वो इस M2 को पूरा नहीं कर लेगी, मेरी T1 M1 में एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखो M1 एंटर्ड, M1 एग्जिट जब तक हुआ नहीं था तो M2 में वो एंटर नहीं कर पाई थी, और फिर M2 एंटर हुआ और M2 एग्जिट हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारा लॉक है, राइट, ये जो हमारा बेसिकली हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड बना रखा है ना, ये जो लॉक लगा रखा है वो इस टेस्ट को बिलोंग करता है। मैंने कहा था एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा हैज अ लॉक, इंटरनल लॉक। तो जो टेस्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास खुद का लॉक होगा इंटरनली, ठीक है। तो बेसिकली चाहे कोई भी थ्रेड T1 हो या T2 हो, जब भी वो किसी सिंक्रोनाइज ब्लॉक में एंटर करेगी, तो T1 अगर M1 में एंटर करेगी या फिर T2 अगर M2 में एंटर करेगी, जो भी पहले एंटर करेगी वो इस टेस्ट का लॉक एक्वायर कर लेगी। एक बार टेस्ट का लॉक एक्वायर हो गया तो दूसरी कोई भी थ्रेड चाहे वो किसी और मेथड में भी एंटर कर रही हो, वो लॉक तो सेम मांगेगी, है ना। लॉक तो सेम है, इस टेस्ट का ऑब्जेक्ट ये वाला है ना, दोनों का लॉक सेम है। तो अगर T1 ने वो लॉक एक्वायर कर लिया M1 के अंदर घुसने के लिए, तो T2 वो लॉक एक्वायर नहीं कर सकती M2 के अंदर घुसने के लिए, राइट। ये लॉक ऑलरेडी T1 एक्वायर कर चुकी है, ओके, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास एक ही लॉक होगा, वन लॉक। ये बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ही लॉक होगा। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम था टेस्ट, TEST, तो इसके पास इंटरनली एक ही लॉक रहा होगा, ये वाला। और जो भी थ्रेड आकर के इस लॉक को एक्वायर कर लेगी, दूसरी थ्रेड वेट करती रह जाएगी, नो मैटर वो उस ऑब्जेक्ट के कौन से मेथड को एग्जीक्यूट कर रही हो, राइट। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है जानने के लिए कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो हमारे पास जैसे टेस्ट क्लास थी, ठीक है, उसके अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक का नाम रखूंगा मैं test1 और एक का मैं नाम रखूंगा test2। अगर हमारे पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों के पास अपना एक एक लॉक होगा। तो लेट्स से इसके पास एक लॉक है L1, इसके पास एक लॉक है L2, है ना। तो अब हमारी अलग अलग थ्रेड्स, T1 थ्रेड्स और एक T2 थ्रेड, अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग लॉक को एक साथ एक्वायर कर सकती है, राइट, ठीक है। तो बेसिकली हम test1.m1 कॉल कर सकते हैं T1 के थ्रू, और test2.m1 कॉल कर सकते हैं T2 के थ्रू, और ये दोनों साइमल्टेनियसली या फिर पैरेलली चल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। यानी कि थ्रेड 1 ने इस M1 मेथड को एग्जीक्यूट किया test1 ऑब्जेक्ट के थ्रू, और थ्रेड 2 ने इस M1 मेथड को एग्जीक्यूट किया test2 ऑब्जेक्ट के थ्रू। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो अलग अलग लॉक है, तो दो अलग अलग थ्रेड अलग अलग ऑब्जेक्ट के लॉक्स को एक साथ एक्वायर कर सकती है, ठीक है। तो यही सारी खास बात है सिंक्रोनाइज की, ठीक है। सिंक्रोनाइज बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकता है। तो सिंक्रोनाइज क्या कर सकता है, किसी भी क्लास के किसी एक ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकता है, उसका लॉक एक्वायर करवा के, है ना, और दूसरी कोई भी थ्रेड उस ऑब्जेक्ट के सिंक्रोनाइज ब्लॉक में एंटर नहीं कर सकती। और अगर ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हुए तो कोई बात नहीं, दोनों थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट कर सकती है सेम मेथड को, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको सिंक्रोनाइज्ड मेथड में समझ आया तो अब हमें समझना है सिंक्रोनाइज का एक दूसरा यूज, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक ये क्या होता है? अब सोचो, क्या हमें पूरा का पूरा मेथड ब्लॉक करने की जरूरत है? कई बार ऐसा होता है ना कि आपका पूरा मेथड क्रिटिकल सेक्शन नहीं है, बल्कि उस मेथड का एक छोटा सा पार्ट क्रिटिकल सेक्शन है, राइट। तो जैसे हमने अपने जावा में स्टैटिक ब्लॉक के बारे में पढ़ा था ना, स्टैटिक ब्लॉक, उसी तरह से जावा में एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक भी होता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कीवर्ड लगाते हो सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हो आप किसको सिंक्रोनाइज कर रहे हो। आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना पड़ेगा, तो लेट्स से आप यहाँ पे दिस पास कर देते हो, ठीक है। तो आप करंट ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज कर रहे हो, और इस ब्लॉक में आप जो भी लिखोगे उसमें एक बार में एक ही थ्रेड एंटर करेगी, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा इनिशियल कोड था, राइट, जिसमें हम T1 थ्रेड और T2 थ्रेड दोनों को 10,000 टाइम्स इंक्रीमेंट कर रहे थे, और ये हमारी काउंटर क्लास थी जिसमें हमने सिंक्रोनाइज लगाया था। मैं कह रहा था अगर इस मेथड के अंदर और भी बहुत सारी चीजें लिखी होती, राइट, तो लेट्स से यहाँ पे नॉर्मल कोड होता जिसको सिंक्रोनाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और इस काउंट प्लस प्लस के बाद भी कुछ नॉर्मल कोड होता, उसको भी सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इस काउंट प्लस प्लस को तो सिंक्रोनाइज करना था, तो मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज ना लिख करके मैं यहाँ पे लिख सकता था सिंक्रोनाइज ब्लॉक सिंक्रोनाइज्ड। और किसको मैं सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा, तो मैं जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा उसी के थ्रू सिंक्रोनाइज करूंगा। तो यहाँ पे दिस का रेफरेंस दिया और काउंट प्लस प्लस को डाल दूंगा मैं इसके अंदर, कुछ ऐसे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सिंक्रोनाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ,
कुछ इस तरीके से, तब भी मेरा काम एज इट इज होगा जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, यानी कि मेरे 10,000 प्लस 10,000 यहाँ पे C1 डॉट काउंट 20,000 ही प्रिंट होगा। तो अगर मैं इसको चला के देखूं तो मेरा 20,000 प्रिंट हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड मेथड भी यूज कर सकता हूँ या फिर एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक भी यूज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। बस याद रखना कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक का ये फायदा होता है कि अगर मुझे पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं करना, क्योंकि सिंक्रोनाइज बार बार लगाने से हमारा मेथड स्लो होता है, राइट, क्योंकि आपको पता है उसका एक ओवरहेड है, उसको एक लॉक एक्वायर करना पड़ेगा, है ना, जब लॉक रिलीज होगा तो दूसरी थ्रेड को वो देगा वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को हमें ना करना पड़े, कम से कम करना पड़े, तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में या सेक्शन में सिंक्रोनाइज लगाएंगे जहाँ पे हमें सिंक्रोनाइज की जरूरत है। अब अगर आपको ये समझ आया तो हम बना सकते हैं जावा में अपने कस्टम लॉक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कस्टम लॉक ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने कहा था ना, जावा में हर ऑब्जेक्ट के पास इंटरनली एक लॉक मौजूद होता है। हम उसका फायदा उठा सकते हैं अपने खुद के लॉक ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। क्या होते हैं लॉक ऑब्जेक्ट्स और ये क्यों बनाते हैं, फटाफट इसको कोड में चल के देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं अपने डेमो 4.java में वापस आ गया हूँ, जिसमें हमने क्या किया था, हमने एक टेस्ट क्लास बनाई थी जिसके पास दो मेथड थे, एक था M1 और दूसरा था M2। और मैंने क्या किया था, दोनों पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा रखा था, और यहाँ पे मैं उसका एक ही ऑब्जेक्ट बनाता था, टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट, और दो थ्रेड बनाता था T1 T2। अब मैं इस T1 थ्रेड में टेस्ट का M1 कॉल करता था और T2 थ्रेड में टेस्ट का M2 कॉल करता था। और मैं आपको कहता था चाहे हमारी थ्रेड T1 पहले M1 में एंटर करे या चाहे थ्रेड T2 हमारे M2 मेथड में पहले एंटर करे, पर जो भी एक बार पहले एंटर कर गई, जब तक वो एग्जिट नहीं करेगी ना अपने मेथड से, दूसरी थ्रेड दूसरे मेथड में भी एंटर नहीं कर पाएगी। और रीजन क्या था, रीजन बस यही था क्योंकि मेरा जो टेस्ट का ऑब्जेक्ट है वो एक ही है और एक ऑब्जेक्ट पे एक ही लॉक एक्वायर होता है। बहुत बढ़िया, पर इससे तो एक प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको दूसरी क्लास में ला के दिखाता हूँ। हाँ जी, तो इमेजिन करो यहाँ पे मेरा खाली प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ लेट्स से बैंक। ठीक है, ओके। अब इसमें ना दो मेथड है, एक है डिपॉजिट का, डिपॉजिट तो क्या करता होगा, यहाँ पे कुछ पैसे डिपॉजिट का लॉजिक होता होगा, तो लेट्स से अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, बस मैं लिखता हूँ डिपॉजिट लॉजिक। ठीक है, और ऐसे ही मेरे पास एक मेथड है लेट्स से विदड्रॉ का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विदड्रॉ, विदड्रॉ, और यहाँ पे कुछ होगा विदड्रॉ लॉजिक, विदड्रॉ लॉजिक। ठीक है, अब मान लेते हैं ये मिमिक करने के लिए कि मेरे डिपॉजिट को टाइम लग रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लीप लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ लेट्स से थ्रेड डॉट स्लीप, और थ्रेड डॉट स्लीप लेट्स से 2 सेकंड का, ताकि हमें ऐसा लगे कि थोड़ा काम हो रहा है यहाँ पे डिपॉजिट के लिए। यहाँ पे एक्सेप्शन ई मैं यहाँ पे गेट करके बंद कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ओके, और सेम काम मैं अपने विदड्रॉ में भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इमेजिन करो कि मैंने ना दोनों पे सिंक्रोनाइज लगा रखा है, जो कि लगाना भी चाहिए क्योंकि डिपॉजिट और विदड्रॉ दोनों क्रिटिकल एरिया में है ना। अगर दो थ्रेड इसमें एंटर कर गई तो दिक्कत हो सकती है, रेस कंडीशन हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे भी सिंक्रोनाइज लगा दिया, यहाँ पे भी सिंक्रोनाइज लगा दिया। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैं इस बैंक का एक ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, लेट्स से बैंक B1 इक्वल टू न्यू बैंक, कुछ ऐसे, तो इस B1 में अगर एक बार कोई डिपॉजिट में एंटर कर गया तो दूसरी थ्रेड विड्रॉ में भी एंटर नहीं कर पाएगी, है ना, ये तो हमें पता ही है। तो अगर मैं इसकी दो थ्रेड बनाता हूँ, लेट्स से थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, न्यू थ्रेड जो क्या करती है, वो इस B1 का, जो इस B1 मेथड का, B1 ऑब्जेक्ट का सॉरी, डिपॉजिट कॉल करती है। और सेम मेरे पास एक और थ्रेड है T2, लेट्स से T2, और वो क्या करती है, वो इस B1 का लेट्स से विदड्रॉ मेथड कॉल करती है, विदड्रॉ। ओके, अब मैं इन दोनों थ्रेड को स्टार्ट करता हूँ, T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट। ठीक है, तो मुझे पता है अगर T1 पहले डिपॉजिट में घुसी तो डिपॉजिट लॉजिक प्रिंट होगा, 2 सेकंड के लिए होल्ड होगा और तब तक विदड्रॉ कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर T2 पहले विदड्रॉ में घुसी तो पहले विदड्रॉ होगा, तब तक डिपॉजिट भी नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टार्ट करके दिखाऊं तो हमें पता है पहले जैसे डिपॉजिट हुआ, खत्म हो गया, फिर विदड्रॉ हुआ, राइट। तो दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे। पर कस्टम लॉक कहता है कि क्योंकि मैंने कहा था जावा में हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक इनहेरेंटली लॉक होता है, अगर मैं इस बैंक के अंदर दो ऑब्जेक्ट बनाऊं, ऑब्जेक्ट क्लास के, एक का नाम रखूं log1, ठीक है, इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट टाइप का ही है। ठीक है, एस, ठीक है, ऐसे ही मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं, लेट्स से ऑब्जेक्ट जिसका मैं नाम रखूं log2 इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे। मैंने इनका नाम log1 log2 की रखा है, मेरी मर्जी, मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, किसी रेफरेंस वेरिएबल का। अब ये ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, और अगर जावा में हर ऑब्जेक्ट के पास एक लॉक होता है, तो क्या मैं इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता अपने किसी ब्लॉक को लॉक करने के लिए। अब आप इमेजिन करो यहाँ पे ना मैं सिंक्रोनाइज नहीं लिखता, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंक्रोनाइज ब्लॉक, तो कुछ ऐसे, और इस पार्ट को मैं लिखता हूँ हमारे कैच के बाहर,
बेसिकली कुछ ऐसे। अभी यहाँ पे क्या आएगा मैं बताता हूँ। सेम तरीके से मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज हटाता हूँ और उसको अंदर लिख लेता हूँ कुछ ऐसे। यहाँ पे देखो मैंने दोनों में सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगा दिया, ठीक है, उसके ऊपर से सिंक्रोनाइज हटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले वाले डिपॉजिट को लॉक करूँ ऑन द बेसिस ऑफ लॉक 1, ठीक है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करता है कि आप किस ऑब्जेक्ट का लॉक यूज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लॉक 1 का ऑब्जेक्ट यूज करूँ और यहाँ पे मैं यूज करूँ लॉक 2 का ऑब्जेक्ट। तो इंटरेस्टिंगली अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, लॉक 1 और लॉक 2, तो मेरी T1 और T2 अगर डिपॉजिट और विथड्रॉ साथ साथ कॉल भी करे तो भी दोनों साथ साथ एंटर कर सकते हैं हमारे इन दोनों एरिया में, यानी कि हमारा डिपॉजिट और विथड्रॉ एक साथ हो सकता है। अब क्योंकि मैं इसके बैंक के इनहेरेंट ऑब्जेक्ट पे लॉक नहीं लगा रहा, यहाँ पे मैं दिस नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ मैंने दो लॉक के ऑब्जेक्ट बनाए, लॉक 1 लॉक 2। डिपॉजिट को लॉक किया ऑन द बेसिस ऑफ लॉक 1 और विथड्रॉ को लॉक किया ऑन द बेसिस ऑफ लॉक 2, ताकि मेरे दोनों अलग अलग मेथड पैरेलली काम कर पाए, ठीक है। तो इसका ये फायदा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम दो थ्रेड्स डिपॉजिट के अंदर नहीं एंटर कर पाएगी, है ना, क्योंकि अगर एक थ्रेड ने इस लॉक 1 को एक्वायर कर लिया तो दूसरी थ्रेड इस लॉक 1 के लॉक को एक्वायर नहीं कर सकती। सेम विथड्रॉ में दो थ्रेड एक साथ एंटर नहीं कर पाएगी। अगर एक थ्रेड ने लॉक 2 के लॉक को एक्वायर कर लिया तो दूसरी थ्रेड लॉक 2 के लॉक को एक्वायर नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये फायदा होता है कस्टम थ्रेड्स का या कस्टम लॉक्स बनाने का कि मैं मल्टीपल मेथड्स को एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकता हूं, जो कि नॉर्मल सिंक्रोनाइज में नहीं हो रहा था। और तब भी मेरी लॉक की कंडीशन फुलफिल होती है कि एक मेथड तो हमेशा लॉक ही रहेगा बाय वन थ्रेड। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो बहुत हाई चांस है, ये देखो एक साथ दोनों एंटर कर गए और दोनों रुक करके खत्म हो गए, है ना। तो डिपॉजिट और विथड्रॉ दोनों एंटर कर गए एक साथ बिना किसी प्रॉब्लम के। अब ना यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डिपॉजिट मेथड पे, यहाँ लेट से मैं एक नया ही मेथड बना देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, लेट से वॉइड m1, ठीक है। मैंने एक रैंडम m1 मेथड बना रखा है जो कुछ नहीं करता, लेट से प्रिंट करता है जो भी थ्रेड से एग्जीक्यूट कर रही है। तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंटर्ड m1। और ऐसे ही मैं यहाँ पे लेता हूँ एक ब्रेक 2 सेकंड का, लेट्स यहाँ पे फिर मैं लेता हूँ एक स्लीप 2 सेकंड की, कुछ ऐसे। और मैं प्रिंट कर देता हूँ कि यहाँ से कर रही है हमारी थ्रेड एग्जिट, तो गेट नेम एग्जिटिंग m1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मान लो इस बार मेरी T1 थ्रेड T2 थ्रेड दोनों इस m1 मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहती हैं, तो दोनों B1 के m1 मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहती हैं, ये भी B1 के m1 को एग्जीक्यूट करना चाहती हैं, कुछ इस तरीके से। इनको मैं कर लेता हूँ कमेंट, ओके। और इन दोनों थ्रेड को मैंने किया स्टार्ट। क्या यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइज लगा रखा है, m1 मेथड में नहीं लगा रखा, यानी कि दोनों थ्रेड एक साथ एंटर कर पाएगी। तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे सिंक्रोनाइज, तो मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे सिंक्रोनाइज। तो मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक का भी यूज कर सकता हूँ कुछ ऐसे, और यहाँ पे मैं लिख दूँ बस दिस, जो भी करंट ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से लॉक कर दो, और इसको मैं ले आऊँ इसके नीचे कुछ ऐसे, ठीक है। तो हमारा m1 मेथड के अंदर एक बार में एक ही थ्रेड घुसेगी, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चला के भी देखूंगा तो थ्रेड 1 एंटर्ड m1, थ्रेड 1 एंटर्ड एग्जिटिंग m1, फिर थ्रेड 0 ने एंटर किया होगा m1 को और फिर उसने भी एग्जिट कर दिया, बिल्कुल सही। पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ता है ना, अगर मैं यहाँ पे लॉक 1 का रेफरेंस दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तो लॉक है लॉक 1, है ना। तो एक बार में एक ही थ्रेड एंटर कर पाएगी। तो अगर अभी भी मैं इसे रन करूंगा तो लॉक 1 एक बार में एक ही थ्रेड को आने देगा, तो देखो वो थ्रेड जब तक निकलेगी नहीं दूसरी थ्रेड आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो, यहाँ पे मैं पास कर दूं कुछ इस तरीके से न्यू ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं हीप मेमोरी में और उसको यहाँ पे ऐसे पास कर दूं एज इट इज। तो क्या होगा, आप सोचो क्या हो रहा है। हर बार जब भी सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर हमारी कोई थ्रेड एंटर करती है, मेरा ये न्यू ऑब्जेक्ट कॉल होता होगा, यानी कि हीप मेमोरी में हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और हर नए ऑब्जेक्ट का एक नया लॉक होगा, यानी कि जो भी थ्रेड इस ब्लॉक के अंदर आएगी वो एक नए ऑब्जेक्ट का लॉक लेके आएगी। तो T1 थ्रेड हो सकता है एक नए ऑब्जेक्ट ब्लॉक लेके आए और सेम टाइम पे T2 एंटर करना चाहे वो एक नए ऑब्जेक्ट का लॉक लेके आ जाए। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे सिंक्रोनाइज लगाने का मतलब है ही नहीं, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है कि आपने कोई सिंक्रोनाइज लगाया ही नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई थ्रेड इसके अंदर एंटर कर सकती है, क्योंकि सारी थ्रेड एक नए ऑब्जेक्ट का लॉक लेकर के अंदर आ जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो देखना ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, देखो दोनों एंटर कर गए और दोनों एक साथ एग्जिट कर गए, है ना। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि इसका क्या होगा, तो इसका आंसर यही है कि अगर आप हर बार न्यू ऑब्जेक्ट पास करोगे तो हर थ्रेड नया लॉक लेकर के अंदर आ जाएगी। तो एक तरह से आपने कोई लॉक लगाया ही नहीं, क्योंकि अगर आप हर नए ऑब्जेक्ट पे लॉक लगाते रहोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, पुराना लॉक तो रिलीज ही नहीं होता, दूसरी थ्रेड दूसरा लॉक लेकर एंटर कर जाती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया ना तो मुझे डेमो 6 में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है, जो है स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, आपको पता है स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। अगर हम ये स्टैटिक कीवर्ड किसी भी वेरिएबल या मेथड के आगे लगा देते हैं तो वो क्लास का मेथड बन जाता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट का। अब क्या हो, किसी स्टैटिक मेथड के आगे मैंने सिंक्रोनाइजेशन लगा रखा हो
तो अपना स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ना हम एक कोड लेते हैं अपने वापस काउंटर वाला। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बनाता हूँ एक क्लास काउंटर, आपको पता है बिल्कुल सेम तरीके से, जिसमें एक ही मेथड है, आपको पता है वॉइड इंक्रीमेंट, जो कुछ नहीं करता होगा, काउंट को प्लस प्लस करता होगा। और काउंट क्या है हमारा, एक यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल था अभी तक, इंट काउंट इक्वल टू 0, कुछ ऐसे। और अगेन यहाँ पे मैं क्या करता था, अपने पास 2 थ्रेड रखता था, थ्रेड 1 लेट्स से थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, कुछ ऐसे। और यहाँ पे एक और रखता था थ्रेड T2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, कुछ ऐसे, है ना। और मैं क्या करता था, मैं करता था इस मेथड को सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, ताकि एक बार में एक ही थ्रेड इसमें एंटर कर पाए। अब इमेजिन करो कि मैंने ना इस मेथड को स्टैटिक भी बना रखा है, स्टैटिक, ठीक है, और मेरा सिंक्रोनाइज इस स्टैटिक के आगे लगा हुआ है। तो देखो पहले मुझे एरर आएगा, क्योंकि मुझे इस काउंट को भी अब स्टैटिक बनाना पड़ेगा, राइट, ये तो मुझे पता ही है। तो स्टैटिक इन काउंट इक्वल टू 0, अब मेरा एरर खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे मेरा लॉक किस पे एक्वायर होगा, तो उससे पहले काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना स्लीप लगा लेता हूँ थोड़ी देर की, ताकि हमें समझ आए कि थोड़ी देर के लिए थ्रेड रुकी है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं थ्रेड डॉट स्लीप, जो भी मेरी करंट थ्रेड आएगी, ठीक है, उसको मैं कहूँगा 2 सेकंड के लिए स्लीप हो जा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कैच एक्सेप्शन ई, और इसको मैं छोड़ देता हूँ खाली। तो ये करने के बाद ही मैं काउंट को प्लस प्लस करूँगा, आप इमेजिन कर लो, ठीक है। और लेट्स से मैं यहाँ पे काउंट को प्रिंट भी कर लेता हूँ, जो भी मेरा करंट काउंट आता है। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा था कि अभी तक तो मैं ऐसा करता था, मैं इस काउंटर का एक ऑब्जेक्ट बनाता था, ठीक है, काउंटर C1 इक्वल टू न्यू काउंटर, और उसमें C1 में ये इंक्रीमेंट कॉल करता था, थ्रेड 1 में भी और थ्रेड 2 में भी। अब जो भी इसमें पहले एंटर कर जाएगा वो इसे एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो मेरा इंक्रीमेंट मेथड है वो स्टैटिक है, यानी कि वो क्लास को बिलोंग करता है। अगर वो क्लास को बिलोंग करता है तो मैं यहाँ पे मेथड ऐसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कि मैं लिखूंगा T1 में, सॉरी, मैं लिखूंगा सीधा मेरे काउंटर क्लास का कौन सा मेथड कॉल करो, मेरे काउंटर क्लास का कॉल करो इंक्रीमेंट मेथड, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। और सेम मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, इनपुट कुछ मत लो और आउटपुट में काउंटर डॉट इंक्रीमेंट कॉल करो। तो अब क्या, मेरा ये जो मेथड है इंक्रीमेंट, इसमें एक बार में एक ही थ्रेड एंटर करेगी, और अगर करेगी तो कैसे, ये जो सिंक्रोनाइज्ड है ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो एक बार उसको रन करके दिखाता हूँ। उससे पहले मेरे को ये दोनों थ्रेड करनी पड़ेगी स्टार्ट, T1 डॉट स्टार्ट और सेम T2 डॉट स्टार्ट, कुछ ऐसे। अब मैं करता हूँ इसको रन, मैंने किया रन, और देखो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद 2 प्रिंट हुआ, यानी कि ये तो मैं श्योर हूं कि एक बार में एक ही थ्रेड एंटर कर रही होगी। तभी तो जब 1 प्रिंट हुआ, तभी तो जब मेरी पहली थ्रेड स्लीप कर रही थी 1 प्रिंट करने से पहले, मेरी दूसरी थ्रेड इसमें एंटर नहीं करी, राइट। 1 के बाद थोड़ा सा गैप था। तो अगर मैं देखूंगा तो पहले मेरा कुछ टाइम के बाद 1 प्रिंट हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद 2 प्रिंट हुआ, 1 2 साथ में प्रिंट नहीं हुए, यानी कि एक बार में एक ही थ्रेड एंटर कर रही थी। ओके, ये तो मैं समझ गया। पर ये हुआ कैसे, यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज्ड है ये मैंने लॉक लिया किसके ऊपर, मैंने तो कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं। तो जब आप किसी स्टैटिक मेथड के आगे सिंक्रोनाइज लगाते हो तो आप एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट पे लॉक नहीं ले रहे होते, आप एक क्लास के ऊपर लॉक ले रहे होते हो। और हाँ, आप एक क्लास के ऊपर भी लॉक ले सकते हो। तो ये लिखना बिल्कुल इक्विवेलेंट है कि आप लिखो, लेट्स से यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइज हटा दिया और मैंने एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगाने की कोशिश की, सिंक्रोनाइज्ड, कुछ ऐसे। मैं बताता हूँ अभी मैं किस पे लॉक ले रहा हूँ, ठीक है। और उस ब्लॉक के अंदर ये जितना भी कोड था मैंने सारा उस ब्लॉक के अंदर लिख दिया, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट पे लॉक ले रहा होता तो मैं दिस लिख सकता था, पर यहाँ पे तो मैं दिस लिख नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक स्टैटिक मेथड है और स्टैटिक मेथड किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग ही नहीं करता। तो मैं लिखूंगा अपनी क्लास का नाम काउंटर, और मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा डॉट, और मैं लिखूंगा क्लास डॉट क्लास। जैसे ही मैंने ये पास किया तो अब देखो मेरा कोई भी एरर नहीं आ रहा, मतलब मैं लॉक ले रहा हूं अपनी क्लास के ऊपर। और हाँ, मैं अपनी क्लास के ऊपर भी लॉक ले सकता हूं, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है कि मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन लिखूं या फिर मैं एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाऊं यूजिंग काउंटर डॉट क्लास। अब भी अगर मैं इसे रन करूंगा तो मेरा आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। पहले 2 सेकंड के बाद 1 प्रिंट होगा, ये रहा, फिर उसके 2 के बाद 2 प्रिंट होगा, ये रहा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैं एक लॉक ले सकता हूं अपने क्लास के ऊपर भी, और एक लॉक ले सकता हूं मैं अपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। आप अपने डेमो 4.java का कोड इमेजिन करो, जिसमें मैंने ना टेस्ट क्लास में 2 मेथड बनाए थे, एक M1 बनाया था, एक M2 बनाया था, ठीक है। और दोनों मेथड क्या करते थे, 2 सेकंड का स्लीप करते थे, उससे पहले M1 एंटर्ड और M1 एग्जिट प्रिंट करते थे। सेम ये भी करता था, M2 एंटर्ड M2 एग्जिट। और मैंने 2 थ्रेड बनाई थी, T1 T2। T1 टेस्ट का M1 कॉल करता है और T2 टेस्ट का M2 कॉल करता है। टेस्ट क्या है, इसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा था क्योंकि दोनों पे सिंक्रोनाइज लगा है, तो दोनों में से अगर एक भी T1 या T2 में से एक भी अगर अपने मेथड के अंदर चला गया, लेट्स से T1 M1 के अंदर चला गया, तो T2 उतने टाइम के लिए M2 के अंदर नहीं जा पाएगा, एंड वाइस वर्सा। पर क्या हो अगर मैं M1 को स्टैटिक बना दूं, तो एक बार इसको कॉपी करता है, फिर मैं समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। हाँ जी, तो देखो मैंने डेमो 7.java में अपने कोड को कॉपी कर लिया, और मैं कह रहा हूं कि लेट से मैं यहां से दोनों का सिंक्रोनाइज कीवर्ड हटा दूं, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है। अब मैं इनको बनाता हूं सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लेट से दिस, और इन सबको ले आता हूं हमारे इसके अंदर,
और सेम मैं करता हूँ इसके साथ, यहाँ पे भी लिखता हूँ अपना सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और इस पूरे को ले आता हूँ अपने ब्लॉक के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइज लिख दिया, जो कि मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोड में, है ना। अब मैं कह रहा हूँ क्या हो अगर मैं अपने m1 मेथड को बना दूं स्टैटिक। स्टैटिक, ठीक, जैसे मैं से स्टैटिक बनाऊंगा मैं यहाँ पे दिस तो नहीं लिख सकता, यानी कि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा टेस्ट डॉट क्लास, राइट। यानी कि मुझे लॉक लेना पड़ेगा अपनी क्लास के नाम पे ऊपर। अब आप सोचो जब मैं इन थ्रेड्स को कॉल करूंगा, ठीक है, T1 में कॉल करूंगा मैं टेस्ट डॉट m1 और T2 में कॉल करूंगा टेस्ट डॉट m2। ऑल्दो यहाँ पे मुझे एक वार्निंग दे रहा है कि टेस्ट m1 जो है वो स्टैटिक मेथड है, तो इसमें क्लास का नाम लेके कॉल करो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं टेस्ट डॉट m1 लिखूँ, ज़्यादा बेटर है। तो अब क्या होगा, तो अगर मेरा T1 m1 के अंदर एंटर किया तो क्या T2 m2 के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा? इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या दोनों साथ में एंटर करेंगे अपने अपने मेथड में। आंसर है बिल्कुल करेंगे। देखो दोनों m1 एंटर एंड m2 एंटर साथ में प्रिंट हुआ और m2 और m1 एग्जिट साथ में प्रिंट हुए, यानी कि दोनों मेथड, यानी कि दोनों थ्रेड T1 m1 के अंदर एंटर की और T2 m2 के अंदर एंटर किया ऑलमोस्ट बराबर टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली दोनों साथ में एंटर कर पाए। इसका मतलब अगर मैं एक लॉक क्लास के नाम पे ले रहा हूं तो दूसरा लॉक अपने ऑब्जेक्ट के नाम पे ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के नाम पे भी एक यूनिक लॉक होता है और एक ऑब्जेक्ट पे भी एक यूनिक लॉक होता है। तो एक मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है टेस्ट, तो थ्रेड 2 ने टेस्ट पे लॉक लिया हुआ है और थ्रेड 1 ने क्लास पे लॉक लिया हुआ है, इस क्लास पे, ठीक है। तो चाहे मैं यहाँ पे टेस्ट के नाम से भी कॉल कर दूं, ऑल्दो मुझे वार्निंग आएगी पर कोई दिक्कत नहीं है, मान लो मैं कॉल कर दूं तब भी मेरा आउटपुट सेम प्रिंट होगा, दोनों एक साथ एंटर करेंगे और दोनों एक साथ एग्जिट कर जाएंगे। रीजन यही है कि मैंने चाहे कॉल किया हो टेस्ट डॉट m1, तो यहाँ पे जो मेरा ब्लॉक है सिंक्रोनाइज ब्लॉक, वो देखो लॉक किस पे ले रहा है, वो ले रहा है हमारी टेस्ट क्लास के ऊपर लॉक, ठीक है। तो मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं याद रखना है कि हम क्लास के नाम पे भी एक लॉक ले सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट के नाम पे भी लॉक ले सकते हैं। बस यही है कि एक क्लास के नाम पे एक ही लॉक मिलेगा और एक ऑब्जेक्ट के नाम पे भी एक ही लॉक मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया और आपको जानने की जिज्ञासा है ना कि लॉक्स अंदर से कैसे काम करते होंगे सिंक्रोनाइज्ड, तो मैं आपको ना उसका एक कंसेप्चुअल डिजाइन समझाता हूं। तो देखो लॉक इंटरनली काम कैसे करते हैं। मैंने कहा था ना हमारे हर ऑब्जेक्ट के पास, जावा में आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हो उसके पास खुद का एक लॉक होता है, ठीक है। आप मान लो लॉक कुछ नहीं है, एक फर्दर एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ डिटेल्स होती होंगी, राइट। तो लेट से मैं लिख सकता हूं इस थ्रेड का ऑनर थ्रेड कौन है, एक ये इंफॉर्मेशन हो गई। तो अभी इसकी वैल्यू नल है कि किसी थ्रेड ने इसको एक्वायर नहीं किया हुआ। और लेट से एक की होती है इज लॉक्ड, तो बाय डिफॉल्ट ये होगा फॉल्स, ठीक है, अब ये लॉक नहीं है। और लेट से हर लॉक की होती होगी वेटिंग क्यू, वेटिंग क्यू, ठीक है, जो इनिशियली खाली है। तो बेसिकली जितनी भी थ्रेड्स हैं जो ब्लॉक पड़ी हैं इस लॉक की वजह से वहां पे वेट करती होंगी। तो कंसेप्चुअली कुछ इस तरीके का होता है हमारे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक लॉक होता है, ठीक है, और हर लॉक के पास ना ये डिटेल्स होती है। इसको एक मैप की तरह मान लो कि उसके पास ऑनर थ्रेड होगी, अभी बाय इन्फॉर्मेशन नल है, इज लॉक्ड फॉल्स है और वेटिंग क्यू भी खाली है। तो जब तक आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉक एक्वायर नहीं किया तो उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती होगी। अब इमेजिन करो कि कोई थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन के एरिया में आती है और वो इस ऑब्जेक्ट के लॉक को एक्वायर करती है। तो बेसिकली कहीं लिखा होगा सिंक्रोनाइज्ड और लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को मैं बोलता हूं OBJ और यहां पे मैंने OBJ पे लिया होगा एक लॉक, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा मेरा क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब इमेजिन करो कि मेरी एक थ्रेड है T1 जो इस लॉक को एक्वायर करना चाहती है, तो उसका कोड कैसा दिखता होगा, राइट। तो T1 कुछ अंदर से ऐसे पूछती होगी, लेट से इसको मैं यहां लिखता हूं, वो पूछेगी कि इफ ये जो ऑब्जेक्ट है OBJ, इसके अंदर जो लॉक है डॉट लॉक डॉट उसके अंदर जो इज लॉक्ड है इज लॉक्ड, वो फॉल्स है क्या, तो इक्वल इक्वल फॉल्स, यानी कि क्या वो लॉक नहीं है, राइट। अब ये थ्रेड एंटर कैसे करेगी, मैं वही तरीका बता रहा हूं। अंदर से कुछ ऐसा कोड होगा कंसेप्चुअली कि वो पूछेगी ये जो ऑब्जेक्ट है OBJ उसके अंदर जो लॉक है डॉट लॉक और उसके अंदर जो इज लॉक्ड है इक्वल इक्वल फॉल्स है क्या। अगर है तो बेसिकली अब क्या करो, OBJ के अंदर जो लॉक है उसके अंदर जो लॉक्ड है उस वेरिएबल को कर दो ट्रू, ठीक है, और OBJ डॉट लॉक डॉट ऑनर थ्रेड में ना डाल दो मेरा नाम, लेट्स से इक्वल टू T1, या फिर यहाँ पे मैं करंट थ्रेड भी लिख सकता हूँ, आपको पता है मैं लिख सकता हूँ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम वगैरह वगैरह, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कंसेप्चुअली अंदर से ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता होगा। अब जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हुआ मेरी T1 एंटर कर जाएगी क्रिटिकल सेक्शन में। अब इमेजिन करो T1 तो एंटर कर गई, T1 आ गई यहाँ पे, T1 इसे एग्जीक्यूट कर रही है। अब T2 इस लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करेगी तो वो पूछेगी इफ ऑब्जेक्ट डॉट लॉक डॉट इज लॉक्ड इक्वल इक्वल फॉल्स है, इसको आंसर मिलेगा नहीं, ये तो ट्रू है। तो जैसे इसको ट्रू मिलता होगा हमारी, हम कहते हैं T2 हो गई ब्लॉक। अब ब्लॉक कैसी होती होगी, ब्लॉक का मतलब कुछ नहीं होता, ब्लॉक का मतलब आप ऐसा मान लो कि यहाँ पे एक एल्स लिखा होगा इस इफ स्टेटमेंट का,
यहाँ पे इसका मतलब है कि समवन इज ऑलरेडी इनसाइड, जैसे कि T1 ने जगह ले रखी है ऑलरेडी इनसाइड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी obj.lock. मेरी वेटिंग क्यू है ना, वेटिंग क्यू, उसमें मैं लेट से इंसर्ट कर सकता हूँ हमारी T2 को। ठीक है, अब मान लो कोई भी तरीका होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस एक कंसेप्चुअली स्यूडो कोड की तरह लिखा है, पर आप समझ गए कि अंदर से काम कैसे होता होगा। ठीक है, कैसे मैं कह देता हूँ T1 एंटर कर गई तो T2 एंटर नहीं कर पाएगी। बहुत सिंपल लॉजिक है, हम बस चेक कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो लॉक है उसका इज लॉक्ड फॉल्स है या ट्रू है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब काफी लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि अगर भैया यही चेक करना है तो ये भी तो एक तरह से चेक देन एक्ट वाला प्रॉब्लम नहीं हो गई, चेक देन एक्ट जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी कि आप एक पहले इफ स्टेटमेंट पे चेक करते हो और उसके बाद कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो। क्या हो अगर मल्टीपल थ्रेड T1 और T2 अगर यही कोड एग्जीक्यूट कर रही होती तो मल्टीपल थ्रेड इसके अंदर घुस जाती, तो है ना, ये तो हो ही सकता है। हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी। लेट्स से T1 ने ये वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट किया तो उसने चेक किया कि क्या इस ओबीजे पे जो लॉक है उसका जो इज लॉक्ड है वो फॉल्स है, आंसर है ट्रू। अभी वो लॉक नहीं हुआ तो T1 अंदर एंटर कर गई, राइट। तो T1 इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर कर गई कि वो लॉक एक्वायर करना चाहती है। पर जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करी T1 का हो गया कॉन्टेक्स्ट स्विच, T1 चली गई बाहर और लेट्स से T2 अंदर आ गई। अब T2 ने इस कंडीशन को चेक किया कि ओबीजे के अंदर जो लॉक है उसका जो इज लॉक्ड फॉल्स है, अभी तक भी इसका आंसर ट्रू है कि बिल्कुल फॉल्स है वो, राइट। तो T2 भी इसके अंदर एंटर कर गई। अब T2 इसके अंदर एंटर कर गई तो हो सकता है T2 इस लॉक को ट्रू कर दे, है ना, और फिर वो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए और जब T1 वापस आए तो वो भी इसको ट्रू कर दे। तो एक तरह से मल्टीपल थ्रेड्स इसके अंदर भी तो जा सकते हैं। ये भी तो बिल्कुल चेक द नेट की तरह हो गया, तो इसके अंदर क्यों नहीं जा पा रहे। और हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा लॉक हमेशा प्रोटेक्टेड होता है, और इसका रीजन है ये कि ये जो ऑपरेशन है ना ये बाय डिफॉल्ट हमेशा एटॉमिक होता है। ये मेक श्योर किया जाता है एटॉमिक हो, और वो कैसे मेक श्योर करता है और कौन मेक श्योर करता है, आंसर है CAS, कैस। अब कैस क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी के लिए आप बस समझ लो कि कैस मेक श्योर करता है कि ये ऑपरेशन हमेशा एटॉमिक रहे, यानी कि अगर एक थ्रेड इसमें एंटर कर गई तो जब तक वो पूरा इसे एग्जीक्यूट ना कर दे तब तक वो बाहर ना निकले। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया इसके आगे भी सिंक्रोनाइज लगा दो, बट एक्चुअली हम सिंक्रोनाइज के अंदर का ही तो समझ रहे थे कि सिंक्रोनाइज क्या करता है। तो इसको सिंक्रोनाइज लगाने के लिए भी अंदर से तो कुछ ऐसे ही काम हो रहा होगा, तो उसके अंदर थ्रेड एंटर कर गई तो कहीं ना कहीं तो एक एंड पॉइंट होना चाहिए ना कि थ्रेड एंटर क्यों नहीं कर सकती। तो उसका आंसर है कैस। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कैसे काम करता है, कैसे ये मेक श्योर करता है कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट एटॉमिक रहे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा सिंक्रोनाइज कीवर्ड का और सिंक्रोनाइज ब्लॉक का। बस याद रखना कि सिंक्रोनाइज यूज करना बार बार एक बहुत ही ओवरहेड क्रिएट करता है, ओवरहेड, और आपके प्रोग्राम को स्लो भी बनाता है, स्लो। ठीक है, और यही रीजन है प्रोडक्शन पे हम ज्यादा सिंक्रोनाइज को यूज नहीं करते। हमारे पास बेटर लॉकिंग मैकेनिज्म्स है। हमारे पास आजकल तो ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग मैकेनिज्म आ गए हैं, ऑप्टिमिस्टिक, ये भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग। ठीक है, जो कि बेसिकली ज्यादा फास्ट होते हैं, वो एक्चुअली लॉक नहीं करते। ठीक है, वो हम समझेंगे कैसे काम करते हैं। पर याद रखना सिंक्रोनाइज हर जगह यूज करना अच्छी बात नहीं होती। देखने में लग रहा होगा कि वो सारा काम आसान कर देता है, पर अगेन एट द अदर हैंड वो कोड को बहुत स्लो कर देता है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ओवरहेड होता है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे अल्टरनेटिव तरीके से हम कैसे लॉक करते हैं, ऑप्टिमाइज लॉकिंग क्या होती है, आने वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।